हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान का दिखा असर, नहीं रुकेगी मैया सम्मान योजना की किस्त, सरकार ने दिया 13,000 करोड़। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को बजट में 1 साल का पैसा वित्त मंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का उपबंध का प्रस्ताव रखा गया है। अब योजना की राशि खट्टाखट सभी के खाते में पहुंचेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने कहा कि बेटी बहन को योजना की किस्त में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का उपबंध का प्रावधान किया गया है। वहीं सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 54,675 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधा किशोर ने अपने भाषण में कहा कि झारखंड सरकार को केंद्र से पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से बकाया पैसा नहीं मिलने के कारण कई विकास कार्य धीमे हो रहे हैं। अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा के लिए बजट में कई खास प्रावधान। हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसका लाभ राज्य के अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए सालाना मिलेगा। साथ ही रोजमर्रा के खर्च के साथ साथ स्टडी मटेरियल के लिए हर माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इसका लाभ 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगा। हेमंत सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी है। इसके अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में 5 नए लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी की है। सबसे खास बात है कि राज्य सरकार ने मदरसों में अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने की पहल की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, झारखंड के विकास के लिए पेश किया गया संतुलित बजट, जनता पर नहीं डाला गया आर्थिक बोझ। विधानसभा में बजट पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित किया। सोरेन ने कहा कि जनता पर बिना किसी तरह का आर्थिक बोझ दिए हमने एक संतुलित बजट पेश किया है। हर क्षेत्र में विकास के लिए राशि का प्रावधान किया है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। हमने पिछली सरकार में विकास की गति को बनाए रखा और हमारा खर्च भी आगे बढ़ा है, लेकिन किसी तरह का बोझ किसी नागरिक पर नहीं डाला गया। ये सबको जोड़ने वाला बजट है और जो इससे छूटेंगे उनको या उस क्षेत्र का आने वाले समय में जोड़ेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है। सोरेन ने आगे कहा, मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हमारा राज्य देश में 4थे स्थान पर है।
झारखंड के मंत्री ने एमपी निशिकांत दुबे को कैलिफोर्निया का सांसद बनने की दी सलाह। जानिए ऐसा क्यों। रमजान को लेकर झारखंड सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए जाने पर सियासत तेज है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सोशल मीडिया के जरिए झारखंड को इस्लामिक राज्य घोषित करने संबंधी दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि निशिकांत दुबे विद्वान आदमी हैं, उन्हें भारत नहीं बल्कि कैलिफोर्निया का सांसद बनना चाहिए। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रमजान एक पवित्र महीना है और इसके ऊपर इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। जिस तरह से छठ महापर्व एक पवित्र पर्व है, इसी तरह से रमजान भी है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का हर मुद्दे पर ट्वीट आता रहता है जिसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह से संवेदनशील मुद्दे पर उनका ट्वीट आया है वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने रमजान के दौरान प्रत्येक दिन मुस्लिम कर्मचारियों को अपना कार्यालय शाम 4 बजे से छोड़ने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावे रमजान माह के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को नमाज हेतु दिन के 12 बजे से 2 बजे तक कार्यालय छोड़ने की विशेष अनुमति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि अब तक का सबसे अच्छा बजट होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में बजट पढ़ने वाले हैं, प्रतीक्षा करिए। हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जनता को ध्यान में रखकर सारी बातें रखी गई हैं। बजट के बाद विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि आम जनता से जुड़ा हुआ अच्छा बजट होगा। विधायक सबिता महतो की बेटी की शादी में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, दुल्हन को दिया आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईचागढ़ विधायक सबिता महतो की बेटी स्नेहा महतो की शादी में शामिल होने के लिए कदमा उलियान पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, साथ ही बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की बेटी स्नेहा महतो को आशीर्वाद देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। आपको बता दें कि स्नेहा महतो की मां सबिता महतो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। विधायक की बेटी स्नेहा महतो की शादी हो रही है। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक सबिता महतो के कदमा उलियान स्थित आवास पहुंचे और दुल्हन स्नेहा महतो को आशीर्वाद दिया। इस दौरान झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम बजट में करीब 62,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। बिना किसी बोझ वाला यह बजट सबसे अच्छा बजट है। हम मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। यह बजट लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। उन्होंने कहा कि हम विधायक सविता महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की बेटी की शादी में शामिल होने आए हैं। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वर वधू दोनों का जीवन सुखमय हो। साहिबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर। हेमंत सरकार का जताया आभार। झारखंड सरकार ने साहिबगंज को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान साहिबगंज सहित 3 जिलों में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही जिले के छात्रों और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले में 1 दशक से ऊपर से विश्वविद्यालय खोलने की मांग उठ रही थी। वहीं इस निर्णय पर साहिबगंज कॉलेज के प्राचार्य SRI रिजवी, प्रोफेसर अनूप कुमार साह, प्रोफेसर सिदाम सिंह मुंडा, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर मनोज गुप्ता, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह व विद्यार्थियों में पुष्पा भारती, अखिलेश, स्वीटी, नेहा, मुनमुन कुमारी, प्रीति यादव, तमन्ना प्रवीण, दीप्ति यादव ने झारखंड सरकार का आभार प्रकट किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि छात्र हित में सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। आर्थिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़े साहिबगंज जिले के युवाओं को राजकीय विश्वविद्यालय बनने से काफी लाभ मिलेगा। गरीब छात्र भी अपने शहर में रहकर मनपसंद की विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब PG के बाद PhD के लिए दुमका, भागलपुर और कटिहार जाना नहीं पड़ेगा। BCA के छात्र चैतन्य कुमार ठाकुर ने कहा कि साहिबगंज जिला में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।
सरकार का यह कदम हम छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। आने वाले समय में विश्वविद्यालय खुलता है तो साहिबगंज के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। साहिबगंज कॉलेज के प्राचार्य SRI रिजवी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बजट सत्र में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह खुशी की बात है। राजकीय विश्वविद्यालय खुलने से यहां के गरीब बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। यहां सभी विषयों से PhD तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैन पावर के साथ साथ संसाधन में बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर से साहिबगंज कॉलेज का गौरव वापस लौटेगा। डिपार्टमेंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि साहिबगंज कॉलेज में फिलहाल 14 विषयों की पढ़ाई होती है, जिसमें PG तक छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। आगे पढ़ने के लिए फिलहाल साहिबगंज के छात्रों को दुमका या दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जिला में प्रस्तावित राजकीय विश्वविद्यालय खुलता है तो छात्र यहां से PhD भी कर सकेंगे। राज्यपाल से विधायक की मुलाकात। पलामू जिले में विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। विधायक ने राज्यपाल से इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राजभवन में मुलाकात की और पलामू जिले में विभिन्न योजनाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक ने अवगत कराया कि पांकी प्रखंड के अंतर्गत ढूब छतरपुर मार्ग में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के बाद 23 जुलाई 2021 को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच दल गठित किया गया था। यह जांच समिति मुख्यमंत्री की स्वीकृति से बनी थी और इसे संयुक्त जांच प्रतिवेदन सौंपना था, लेकिन 3 वर्षों के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल डाल्टनगंज ने 13 जनवरी 2025 को कार्यपालक अभियंता को संवेदक मेसर्स सिलदिलिया कंस्ट्रक्शंस द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में पत्र लिखा था। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने भी संवेदक को पत्र भेजा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि मनातू और तरहसी प्रखंडों में कई जल आपूर्ति योजनाएं अधूरी हैं, लेकिन उन्हें 100% पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया गया। कई स्थानों पर बोरिंग कार्य नहीं हुआ, कहीं सिर्फ नींव बनाई गई और कई संरचनाएं अधूरी छोड़ दी गईं। इस वजह से ग्रामीण जनता अब भी स्वच्छ पेयजल से वंचित है और दूषित जल पीने को मजबूर है। विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राज्यपाल महोदय से इन सभी मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच कराने तथा दोषी संवेदकों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय मिल सके। विधायक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और FDR योजना के तहत पलामू जिले में चल रहे 5 कार्यों की खराब स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उपायुक्त पलामू ने 13 दिसंबर 2024 को ग्रामीण कार्य विभाग को इन योजनाओं की अपूर्णता को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन दोषी संवेदकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा जल जीवन मिशन योजना के तहत निर्मित लघु पेयजल आपूर्ति योजनाओं में भी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। विधायक ने बताया कि कार्यपालक अभियंता मेदिनीनगर प्रमंडल के 6 नवंबर 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार 63 क्लस्टर सब क्लस्टर योजनाओं में कई अपूर्ण कार्यों को पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया गया। उदाहरण स्वरूप क्लस्टर 866 में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्य को पूर्ण दिखाकर FHTC लक्ष्य 1302 के मुकाबले 1305 पूर्ण बताया गया, जबकि इकरारनामे की राशि 4,718,818 रुपये थी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार। सदन में गूंजा सरकारी कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ बकाया का मामला। विधायक सरयू राय के सवाल पर खींचतान। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश होने से पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विधायक सरयू राय के सवाल पर खूब खींचतान होती दिखी।
सरयू राय ने सरकार से पूछा था कि अगर राज्य सरकार का कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ बकाया है तो क्या राशि का मदवार प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वित्त विभाग बकाया राशि पर ब्याज मांग रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद के जवाब पर पूरक प्रश्न पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कोयला कंपनियों पर अलग अलग मद में कुल 1,36,042 करोड़ रुपए 2022 तक का बकाया है। बकाया राशि की वसूली के लिए सीएम और मुख्य सचिव के स्तर पर 26 जून 2020, 2 मार्च 2022, 11 अप्रैल 2022, 23 जनवरी 2023 और 23 सितंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव मंत्री प्रल्हाद जोशी और पीएम को अर्ध सरकारी पत्र निर्गत कर अनुरोध किया जा चुका है। उन्होंने बकाया राशि के ब्रेकअप के तौर पर बताया कि जमीन अधिग्रहण के बकाया मद में 1,01,142 करोड़, कॉमन कॉज मद में 32,000 करोड़ और वास्ट कोल मद में 2,900 करोड़ बकाया है। जमीन अधिग्रहण का मामला राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। इस पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्य सचिव के 22 मार्च 2022 को केंद्र को भेजे गए पत्र के मुताबिक 2009 तक के बकाया का जिक्र है। इसके तहत 41,142 करोड़ को मूलधन के रूप में दिखाया गया है, जबकि 60,000 करोड़ से ज्यादा राशि सूद के तौर पर जोड़ी गई है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ब्याज वसूलने की हकदार है। गर्मागर्म बहस के बीच प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोल कंपनियों द्वारा कोल ट्रिब्यूनल में पुनरीक्षणवाद दायर किया गया है। ट्रिब्यूनल के पारित आदेश के आलोक में सुनवाई के लिए 1 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इससे साबित हो गया कि सरकार अब तक राजनीति कर रही थी, क्योंकि कमेटी का गठन तो सरयू राय द्वारा सवाल डाले जाने के बाद हुई है। वहीं सरयू राय ने कहा कि कमेटी बनाना राजनीतिक निर्णय है, यह वैधानिक नहीं हो सकता। इससे साफ है कि राज्य सरकार बकाया वसूली को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उनकी कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात हुई है। ये लोग पहले बकाया मानने को तैयार नहीं थे। अब सहमति बनी है कि कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार की टीम बकाया का आकलन करेगी। बजट सत्र 2025 से 26, जानिए किस विभाग को कितनी मिली राशि। अबुआ बजट की हाइलाइट्स। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसे अबुआ बजट नाम दिया गया है। बजट पेश करने के बाद राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में बजट पेश करना मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करते हुए मैं आत्मसम्मान महसूस कर रहा हूं। साथ ही झारखंड का बजट विधानसभा के पटल पर रखते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 45 साल के राजनीतिक जीवन में यह मेरे लिए पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के तौर पर मैं सदन में गौरवशाली झारखंड राज्य का बजट पेश कर रहा हूं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की तुलना में 2025 से 26 की बजट राशि में 16,500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। झारखंड में पर्यटन क्षेत्र से राजस्व वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। टूरिस्ट सर्किट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। बेहतर ऋण प्रबंधन पर सरकार का जोर है। सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है। अब तक 2,283 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इससे आरण का भुगतान किया जाता है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,000
करोड़ 36 लाख रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राजकोषीय घाटा क्रमशः 27.5% और 27.3% रहने का अनुमान है। राजस्व आय 61,056 करोड़ 12 लाख रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत लगभग 4 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया गया है। इस मद पर कुल 759 करोड़ खर्च किए गए हैं। 2025 से 26 में जल निधि उप योजना के तहत 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव। कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव। 2025 से 26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव, जिस पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में दूध उत्पादन का लक्ष्य 38,01,000 मीट्रिक टन प्रस्तावित है। 118 गोदामों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय प्रावधान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66 लाख 24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य। ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट। जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना का प्रस्ताव। सिंचाई सुविधाओं एवं सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2257 करोड़ 45 लाख 55 हजार रुपए का बजट। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 15वें वित्त आयोग से अनुदान मद में 1,322 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2,144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट प्रावधान। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। इससे करीब 34 लाख लाभुक लाभान्वित होंगे। 2,500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने का लक्ष्य। वर्ष 2025-26 में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,023 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए का बजट। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए का प्रावधान, जबकि उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,000 रुपए का प्रावधान। 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 7,470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए के बजट का प्रावधान। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4,710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपए के बजट का प्रावधान। आइए जानते हैं बजट की हाइलाइट्स। कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट। राजस्व खर्च 1,10,636 करोड़, जो 20 करोड़ 50 लाख अधिक है। पूंजीगत खर्च 34,763 करोड़, जो 7.81% अधिक है। खर्च में सामान्य खर्च 37,884 करोड़, सामाजिक परिक्षेत्र 62,840 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में 44,000 करोड़। 675 करोड़ का उपबंध किया गया है। रेवेन्यू प्राप्ति 35,200 राज्य कर से, 25,856 राज्य से गैर कर के रूप में, केंद्रीय सहायता से 17,057 और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 47,000 लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपए। 2025 से 2026 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है।